बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान, और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ हैं जी अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब, जो कि करंट अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना सज्जाद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर रहनुमा हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और इसके साथ साथ उम्मीदवार हैं जी PP 218 से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। अच्छा जी, आज थोड़ा सियासत पे बात होगी, इलेक्शंस पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन के हवाले से? कौन से उम्मीदवार हैं जो और भी इस पे काम कर रहे हैं? कौन कौन से हलके हैं जनाब, वो जानेंगे हम सज्जाद साहब से। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे इस टाइम मुल्क की सूरत हाल पे, जो हमारी करंट मुल्क की सूरत हाल चल रही है, क्या क्या होने जा रहा है आगे, हमारी जो मईशत है उसको किस तरह का बेहतर किया जा सकता है, हमारे मुल्क के क्या क्या मसाइल हैं, इस पे हम बात करेंगे जी। मुझे साहब, सबसे पहले तो हम अपनी इस टाइम मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या राय है आपकी? मेरा ख्याल है कि कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हर फर्द जो अपने मुल्क के हवाले से सोच विचार करता है या सोच के अमल में शामिल होता है, उसको ये मालूम है कि हम कई दिहाइयों से किसी न किसी तरह एक दलदल में गिरते हैं, उतरते हैं और फिर दलदल से बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो फिर दोबारा वही दलदल सामने होती है। तो बुनियादी तौर पे तो हम यानी फंसे हुए हैं इस वक्त। जो इस वक्त मखमसा है जिसको हल होना है वो ज़ाहिर है कि इंतखाबात हैं, और किसी भी मुल्क के अंदर जो एक इंतखाबी अमल है वो दरअसल शराकत इक़्तिदार भी है और शराकत दारी का एहसास भी है, जो ग्रास रूट लेवल पे अगर आप लोगों को वो एतमाद नहीं देते तो उसके नतीजे में फिर बेहिसी भी जन्म लेती है, एक लाताल्लुकी जन्म लेती है, जो अवाम उससे लाताल्लुक होना शुरू होते हैं। ये एक डिज़ाइन भी है कुछ कुव्वतों का कि ये लाताल्लुक हों। जब लोगों के यहाँ ये लाताल्लुकी बढ़ती है तो वो उस मुल्क के लिए ज़हर कातिल है, क्योंकि उसमें अवाम लाताल्लुक होकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जब उनको ये एहसास उन पे गालिब हो जाता है कि हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई इसमें से ही नहीं है, हमारी कोई इसमें राय नहीं है, तो वो लाताल्लुक होना शुरू होते हैं। और ये दुश्मन के लिए, अगर हमारे दुश्मन हैं और होते हैं कंट्री के लेवल पे या मुल्क के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो उनका काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो मतलब लोगों को अब कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो इस वजह से इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है, और हम हुस्न ज़न रखते हैं कि जो इस वक्त मुक़्तदर हल्के हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से जो आइन की थोड़ी या ज़्यादा खिलाफवर्जी किसी न किसी शक्ल में हो गई हुई है तो उसका अजाला करें, और उस अजाले की वाहिद सूरत इंतखाबात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंतखाबात सिर्फ मुतालबा नहीं है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक कंसेंसस पॉइंट भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इलेक्शंस क्या होता है, अब तो जिस तरह के हमारा चल रहा है सूरत हाल बनी हुई है, उसमें अब वाहिद हल भी सिर्फ इलेक्शन ही है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हों। तो इस टाइम हर बंदा जो जितना परेशान है और जितने मसाइल हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा। आपकी इकॉनमी देखें ना जी, जो जिस स्ट्रेस में है उसमें भी लोग बहुत बड़ी, यानी उसका एक ताल्लुक है इससे कि इकॉनमी की जो श्रिंकेज है और उसके अंदर जो लोगों का खौफ है कि पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा। आप मतलब डेली सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। जो ये जो अनस्टेबिलिटी है, जब तक आप इससे नहीं निकलेंगे, और अनस्टेबिलिटी से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ इंतखाबात है। बिल्कुल सही। सज्जाद साहब से जानते हैं ना साहब, इलेक्शंस के हवाले से आपसे जानेंगे क्या तैयारियां चल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि
इलेक्शन जब भी हम जैसे अभी डेट अनाउंस हुई तो इलेक्शंस के हवाले से हमेशा हम देखते हैं गहमा गहमी होती है, डेरे आबाद होते हैं, बहुत चर्चा होता है, नारे भी लग रहे होते हैं। अभी वैसे उस तरीके से सूरत हाल हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही जिस तरह जलसे होते हैं लोगों के, जो है उस वाले से कोई एक्टिविटीज है नहीं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले दिन से जो है उनकी कोशिश है और उन्होंने इस बात पर जो उन्होंने स्टैंड लिया, उनका मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन जो हैं वो जल्द से जल्द उनको करवाया जाए, इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन का मकसद वो यही है ना कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से उनको हल किया जाए। और जो आप गहमा गहमी की बात कर रही हैं, अभी तक बेयकीनी सी है, बेयकीनी सी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह पर आवाज उठा रही है। अब कल भी चेयरमैन साहब ने जो है वो सियालकोट में उनका जलसा था, वहां पर भी उन्होंने यही बात की है। और मैं भी आपके इस फोरम से अपने गयूर आवाम को मैं भी यही कहूंगा कि अगर इन्होंने को डेट को कोई आगे पीछे इन्होंने को आगे किया तो उसके लिए जो है हम भरपूर जो है वो एहतजाज करेंगे और वो हमारा हक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन सबसे आगे होगी। और रहेगी बात गहमा गहमी की, गहमा गहमी शुरू है, इलेक्शन होने चाहिए और आवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ पर तमाम पार्टियों को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी चाहिए, चाहे वो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, वो PTI है या जो भी जमात है। किसी पर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए और किसी के साथ भी कोई इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए। सबको जो है वो पब्लिक के पास जाना चाहिए और पब्लिक जिसको मुंतखब करती है उसको जो है फिर अपना रोल अदा करना चाहिए। अच्छा, वैसे भी जमहूरियत भी इसी है कि आप तमाम हमारे जिस तरह मुल्क की बात करें, खाली एक नारों से काम नहीं चलेगा। अब उस तरीके से एक कौम बनने की जरूरत है। फिर हमारे लीडर स्पेशली हम उनको देखें तो अब वो वाली चीजें ब्लेमिंग गेम से बाहर निकले। अब तो बहुत हो गया कि आप एक दूसरे पे डालते रहे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अब मुल्क की सूरत हाल जिस तरह चल रही है, लोगों के लिए परेशानियां बहुत सारी हैं, तो मुल्क के लिए सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये दूरियां क्यों हैं? पीपल्स पार्टी के दरमियान तो आपस में कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है। अच्छा, ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं। अच्छा, कारकुनान भी बड़े नाराज नजर आते हैं पीपल्स पार्टी से। नहीं, क्यों? पीपल्स पार्टी का कारकुन तो मुतहर्रिक है और अपनी लीडरशिप के साथ है। बहुत सारी खवातीन भी नाराज हैं, बहुत सारे लोग भी नाराज हैं। उसमें मैं ये कह लूं, देखें वो यहाँ जैसे वर्कर को जो अगर आप उसको रिस्पांस नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो तो उनका हक बनता है। लेकिन ये चलता है एक घर के अंदर जो है ना, ये ऊंच नीच चलती रहती है और जो पार्टी का जो वर्कर है वो कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ेगा। नाराजगियां वही बंदा करता है ना जिसको चाहत होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब अभी इस वक्त नून लीग के साथ बड़ा एक जिस तरह PDM रही जमात और मुत्तहिद थी तमाम जमातें, अभी तो जाहिर सी बात है इलेक्शंस के हवाले से बड़े आपको सियासी इख्तलाफात भी नजर आएंगे, नाराजगियां भी नजर आएंगी। नहीं, वो जो PDM की बात कर रही है भी जरा कम होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, PDM की इत्तेहादी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को उस वक्त छोड़ दिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी, PDM का हिस्सा नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक रोल प्ले किया था। और अब बात है इलेक्शन की, यही कल चेयरमैन साहब ने भी यही बात की है और मैं भी वही बात कर रहा हूं। देखिए, अगर आप किसी को अगर ये चाहेंगे कि भी किसी को जबरदस्ती मुसल्लत कर देंगे, किसी को ले आएंगे, किसी को पीछे कर देंगे और किसी को आगे कर देंगे, अब वो दौर चला गया। अब वो दौर चला गया। अब ये देखें, इस वक्त मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 70% जो है वो नौजवान है। ठीक है, और मैं समझता हूं और ये नौजवान जो है ये हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, हमारा आने वाला पाकिस्तान है। तो उनको जो है अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार देना चाहिए, फैसला उन पे छोड़ना चाहिए। वो किसको मुंतखब करते हैं? वो अगर इमरान खान साहब को मुंतखब करते हैं तो उनको मौका देना चाहिए। वो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका देते हैं तो उनको जो है फिर आगे लाना चाहिए। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब को
मुंतखब करते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को मौका देना चाहिए। सर आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ, मेरा ख्याल कि आपने असल में जो ज़ेर लब जो थोड़ी सी बात आपने कहना चाहिए है, मैं अगर उसको सही दुरुस्त समझाऊं तो वो असल में ये है कि खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कल्चर है उन्हें वाकईतन अब एक मेच्योरिटी, अब हमें 70 साल हो गए हैं उससे ज़्यादा, तो उन्हें एक मेच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। और मेच्योरिटी का सबसे अच्छा पहलू ये होता है कि आप किसी पार्टी के प्रोग्राम से सख्त इख्तिलाफ राय रखने के बावजूद आप एक रवादार जमहूरी सोसाइटी बनने की तरफ चल पड़े, जैसे कि उसकी एक एफर्ट हुई, एक मिसाक जमहूरियत हुआ हमारे माजी करीब में, और उसके अंदर दोनों उस वक्त की बहुत शदीद मुतहारब पार्टीज ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। मैं एक सिटीजन के तौर पे और एक वोटर के तौर पे मैं उसको बड़ी तहसीन की नज़र से देखता हूँ। जो अलमिया है हमारे यहाँ, या जो बदकिस्मती है, वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, वो भी चूंकि मुसलसल दबाव का शिकार हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, कुछ इदारों के प्रेशर्स हैं, जो पार्टीज की यानी इल्ज़ाम है उन पर, किस हद तक इल्ज़ाम है वो तो फैसला तारीख ने करना होता है। तो उनकी ये कोशिश होती है कि पार्टीज को तोड़ फोड़ दें, उनको उनके अंदर ग्रुपिंग्स कर दी जाएं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज की संजीदा लीडरशिप को ये सोचना है कि उन्हें ऐसा होने नहीं देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पॉलिटिकल पार्टीज को किसी खास यानी ग्रुप्स का क्लब नहीं बनना चाहिए। वो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं तो उन्हें जमहूरियत को अपने अंदर सबसे पहले रासिक करना चाहिए। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से उसके मौके बड़े कम हुए हैं कि चूंकि मैंने जैसे अर्ज किया उसमें कुछ जेन्युइन बातें हैं कि उन पर बहुत प्रेशर्स रहे, टूट फूट का शिकार किया गया उन्हें, उन पे शब खून मारे गए, उनके इक़्तिदारों पे शब खून मारे गए। तो उसके नतीजे में, लेकिन इसके बावजूद इसको जवाज नहीं बनने देना चाहिए। हमारे सामने हमारे हमसाया मुल्क ईरान की बड़ी जबरदस्त मिसाल है कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट उन्होंने उड़ा दी, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेस को रुकने नहीं दिया। पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे बढ़े हैं, जिन्होंने तरक्की की है, जो आज हमें सफ़े अव्वल में नजर आ रहे हैं, उसकी जो बुनियाद है वो एक रवादार समाज, एक रवादार जमहूरियत, जिसके अंदर तसलसल के साथ इंतखाबात अमल में आ जाए। तो मैं अगर इसकी तलखीस करूं तो मैं ये कहूंगा, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक जेन्युइन लीडरशिप उभारने के लिए अपने यहाँ इंटरनल इलेक्टोरल जो प्रोसेस है और सियासी अमल है और इंतखाबात का अमल है, वो एक तो अपनी पार्टीज के अंदर करना चाहिए। सही। नंबर दो, वहाँ हर सूरत में जो वर्कर्स, राना साहब एक बड़ी पुरानी इन लोगों की तारीख है, ये मेहनत और मुतहरक है, तो जेन्युइन वे में पार्टीज के अंदर जो आगे बढ़ने की जिनमें सलाहियत है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूं कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इसी को कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी, कंटिन्यू करेंगे। वही मैं अर्ज कर रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अलायंसेस होते हैं या कोई इत्तेहाद होते हैं, वो बाज़ दफ़ा वक्ती चैलेंज भी होता है, वक्ती मसालिहत भी होती हैं, कौमी मसालिहत भी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता जैसे 65 में हम पे हमला हो गया, दो मुल्क आपस में भिड़ गए और हमसे कई गुना ज़ायद मुल्क हम पर चढ़ दौड़ा, तो उस वक्त कोई अपनी पॉलिटिकल इख्तिलाफात की बुनियाद पे पीछे हटना या कोई पॉइंट स्कोरिंग करना, वो बुरी बात है। इसी तरह से अब भी जो अलायंसेज हुए हैं वो इस वजह से होते हैं कि बदकिस्मती से इस वक्त तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तारीख जो भी इख्तिदार में रही है, उनकी तारीख कोई ज्यादा खुशकुन नहीं है। वो अपने दौर में अपने मुखालिफ पार्टीज को दीवार के साथ लगाती हैं, इतना दीवार के साथ लगाती हैं कि वो फिर मजबूर होके आपस में
उनके खिलाफ मुतहिद होते हैं और अलायंस करते हैं। लेकिन जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुरू होती है, सियासी अमल शुरू होता है और इंतखाब का मरहला आता है, तो हर पार्टी का ये राइट है कि वो अपने प्रोग्राम पे इंतखाब में हिस्सा ले। तो अब भी ऐसा है। इसको बाज लोग जरा एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी ये तो पहले यूं थे और अब देखें जी अलग अलग हैं। नहीं, हर पार्टी का अपना प्रोग्राम है। जमात इस्लामी का अपना प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी का अपना प्रोग्राम है, नून का अपना प्रोग्राम है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई बुरी बात नहीं है जिससे हमें बिदकना नहीं चाहिए। सही। अच्छा रज़ा साहब, आप पहले नून लीग के साथ भी रहे, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन की, अभी नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बाई बर्थ जो है वो मुस्लिम लीगी था और मैं अक्सर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच जो है वो मैं देखता था असेंबली के फ्लोर पर ना। तो मैं उस वक्त मुस्लिम लीगी था, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया ना, और वहां पर उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे एक ऐसा तरीके से जो रोल प्ले किया वहां पर, जो कि हमारे अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने नहीं किया, बिलावल ने किया, चाहे वो मीडिया टॉक था। तो मैं उनसे बड़ा एक्सपायर हुआ। और उसके बाद हमारी जो मुल्तान की मकामी जो लीडरशिप है, यहाँ पर जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और मेरे जो एमएनए थे सैयद अली मूसा गिलानी साहब, उन्होंने मुझे जो है अपनी तरफ जो है माइल कर लिया। मेरी उनसे सिटिंग हुई तो मैं 2018 में मैंने जनरल इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो भारी अक्सरियत से शहर से कामयाब हुए। सही। तो 2018 से फिर हम पीपल्स पार्टी के साथ चलते आ रहे हैं। अब आ गई बात मियाँ साहब की। मियाँ साहब आ तो गए हैं और ये जो टेस्टर इन्होंने उसको लगाया है, जिस तरीके से उसको लेकर आए हैं, मेरे ख्याल से अवाम में अब शऊर आ गया है। अब तो जो केसेस थे उनमें से वो बरी हो गए बड़े आराम से। वो आए हैं जिस प्रोटोकॉल के साथ आप उनको लेकर आए हैं, एक वो अदालती मफरूर थे, अदालती मफरूर को आपने प्रोटोकॉल के साथ और उसको जो है जो प्रोटोकॉल दिया है, तो मैं समझता हूं कि हमारा कानून की उन्होंने जो है वो धज्जियां बिखेरी हैं और इससे मियां नवाज शरीफ का मोराल बुलंद नहीं हुआ। अब ये देखें, इन्होंने लाहौर में जो उनके लिए इस्तकबाली जो इन्होंने वहां पे वो प्रोग्राम रखा, पूरे पाकिस्तान से लोग गए, लाहौर नहीं निकला, लाहौर नहीं निकला। ठीक है। और अब जिस तरीके से उनको लॉन्च किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, मैं नहीं समझता अब आवाम में शऊर आ गया है। आवाम में शऊर। कुछ लोगों का बड़ा कहना है कि डील हो चुकी है, बस अब यही बनेंगे, यही बनेंगे। PMLN के साथी हमारे दोस्त वो ये कहते हैं कि जी हमारी बात हो गई है, अब हमारी बारी है, जबकि मैं ये कहता हूं कि बारी जो है वो पब्लिक की है, पब्लिक ने अपना नुमाइंदा चुना। अच्छा, बेचारी पब्लिक तो पब्लिक ने अपना बड़े अरसे से रूल ही रही है, यकीन करें। मेरे ख्याल है कि आसमा ये भी ना हमारे यहाँ थोड़ा सा इस कल्चर को भी बदलने की जरूरत है, चेंज होने की जरूरत है। कि मिसाल के तौर पे देखिए, ये यानी जो जरा सा भी इंसाफ पसंद आदमी है, उसको ये मालूम है कि ये सारे केसेस जो खुद इनकी लीडरशिप पे बने और जो नवाज शरीफ के ऊपर बने, मेरा दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो भी जरा सा भी शऊर और मामलात पे नजर रखता है, वो सारे के सारे केसेस मसनूई और बिल्कुल बेढंगे तरीके से बनाए गए। अच्छा सर, आपकी यहाँ से बात हुई, हम फिर तो एक सवालिया निशान रह जाता है ना कानून के ऊपर। फिर हमारा एक यूं समझ लें, जैसे हम कहते हैं कानून के ऊपर भी, अदलिया के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है सवालिया निशान ही नहीं है, वो तो जवाबिया निशान भी है। इसलिए कि हर बंदे को ये मालूम है कि देखें, यानी उन्हीं मौसूफ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है एक केस के अंदर कि जी ये बिल्कुल बरी हैं, इन पे कोई एक सिंगल ऐसा एलिगेशन भी लीड नहीं कर रहा जो ये कह रहा हो कि फलां चैनल से, फलां एम्बेजलमेंट से, फलां किकबैक से इनको कोई पैसा गया। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। वही सुप्रीम कोर्ट एक मॉनिटरिंग जज के जरिए से वो सिर्फ एक यानी बेटे से तनख्वाह न लेने के जुर्म में, अच्छा मैं ये नहीं कहता हूं कि इन सब ने कोई गलतियां या जुराइम नहीं किए होंगे, उसके लिए तमाम चीजें हैं, अब वो मौजूद है। हाँ जी, मौजूद है। उसके जी दो ही तरीके हैं, या आप कंसेंसस के साथ
एक ट्रुथ कमीशन हमेशा के लिए बना लें कि जिसके अंदर ऐसे लोग जिनके ऊपर सबका एतमाद हो, हाँ। और वो वंस फॉर ऑल डिसीजन कर दें कि इनमें से कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। आप बगैर किसी सबूत के या बगैर कोई सही तनकी वजह किए बगैर आप सिर्फ इसलिए कि जी अब ये अलिफ चोर है बे चोर है, ये चोर सिपाही का खेल हम खेल रहे हैं। अच्छा, सियासत ने जितना रुख बदला है, हम ये जो आने वाले हम जो हमारे पिछले साल जो गुजरे हैं हमारे और अभी जो आने वाले हैं, हमें तो लगता है सियासत कोई और ही रंग जो है वो ले लेगी, क्योंकि अभी जो हम देखते हैं पुरानी सियासत को देखें तो वो कुछ डिफरेंट थी। अभी जब हमने इन चंद सालों में सियासत देखी है वो डिफरेंट है। हम इवन के पहले हम हमेशा बात भी करते हैं, हमारे से पॉलिटिशियंस होते हैं कि पहले सियासत इतनी डिस्कस ही नहीं होती थी, मतलब बहुत कम चीजें होती थी। अच्छा, कुछ आपने उस पर हमारे जो बुजुर्ग हैं या कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं या आपकी एक पंचायत बैठी हुई है तो ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो अभी हमारे यहाँ तो अब हर घर में छोटा छोटा बच्चा भी, खवातीन भी, बुजुर्ग भी, सब लोग इसको भी पूरा वॉच कर रहे हैं। हाँ। और जो लोगों के अंदर शोर है। अब देखिए कि तमाम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो पॉपुलर लीडरशिप्स हैं, हाँ। आपको और मुझे उससे 10 गुना इख्तलाफ हो, 10 या 100 बातों पे इख्तलाफ हो, लेकिन ये तो कोई राइट नहीं है कि मैं जो है ना जी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को या एक इलेक्टेड पार्टी को जो यानी जिसने हमें गवर्न करना है, मैं उसको 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद या 2.5 महीनों के बाद में उठा के बाहर फेंक दूं। नंबर 1। नंबर 2, जो पॉलिटिकल पार्टी से गलती होती है, जो अभी हमें गुफ्तगू में भी नजर आती है कि जैसे ही हम उस यानी बला से हम आजाद होते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ। हम उसके बाद उनके डिजाइन के मुताबिक फिर आपस में गुत्थम गुत्था होना शुरू हो जाते हैं। गुजारिश ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कंधा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अपने मुखालिफ के खिलाफ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक रत्ती बराबर भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती पीटीआई में, तो जब मियां नवाज शरीफ को ऑस्ट किया गया था, वो कम से कम ये कहते कि जी हम इनसे हमें 1000 इख्तलाफात हैं, हम इनके मुकाबले में पॉलिटिकल मुकाबला करेंगे, हाँ। लेकिन जो ये ज्यादती है इसमें हम आपके साथ इसके साथ नहीं है। इसी तरह से अब जब इमरान खान को इस तरीके से ऑस्ट किया गया, तो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये मैच्योरिटी थी कि ये उन्हें कहते कि भाई नहीं ये आप गलत कर रहे हैं, हाँ। आप उनको टाइम पूरा करने दें, हाँ। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इस वक्त अभी मिसिंग पॉइंट है वो ये है कि इस लेवल की मैच्योरिटी की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आपकी क्या राय है? देखिए, सवालिया निशान ये है कि 2016 में मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो सजा हुई। मैं कहता हूं अगर 2016 में जो उन पे केस बने, उनको सजा हुई, और अब 2023 में जो है उनको बरी कर दिया गया है, क्या 2016 में गलती की है? जिन हलकों ने या अदलिया ने या जो हमारे मुतअद्दिद इदारे हैं, उन्होंने उस वक्त गलत किया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उस वक्त ठीक था तो अब फिर जो ये अगर अब इन्होंने कोई गलत किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं ना, इसको बंद होना चाहिए। अच्छा, सियासत के जाहिर सी बात है, हम ये कहते हैं कि यार अब बस हो जानी चाहिए। मतलब आपने मुल्क जो है हमारा बेचारा इस टाइम बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। अच्छा, फिर अवाम को रिलीफ चाहिए। अवाम ने तो अपना जोर देना है ना। अभी इलेक्शन तो हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन फिर ना कहीं सवालिया निशान फिर ये आ जाता है कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होंगे भी या नहीं होंगे। सर, इस बारे में भी तो हमारे बहुत सारे हैं क्या पे हल्के में मसाइल। अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो जितनी भी जमातें हैं इस टाइम, वो उस तरीके से बस अपने तौर पर जो है अपने हलकों में कहीं ना कहीं वो नजर आ रही होंगी, लेकिन उस तरीके से नहीं इलेक्शंस की तैयारियां चल रही। वो उनकी कुछ तो रीजन होगी। उसकी रीजन आसमा जो मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अभी तक जो है ना वो बेयकीनी सी पैदा सूरत हाल है। और अच्छा, टिकट्स के हवाले से भी अभी तक देख रहे हैं कि जितने जी उम्मीदवार हैं उनमें भी कौन से उम्मीदवार जो हैं वो हिस्सा लेंगे। अभी तो ये भी नहीं, टिकट्स के लिए तो तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार से जो है वो दरखास्तें ले ली हैं, उनके बोर्ड तो चल रहे हैं, वो प्रोसेस का हिस्सा है। असल कंफ्यूजन जो है ना वो ये है कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं होते। तो मसला यहां पे आया हुआ है। इलेक्शन इनको करवाने चाहिए। और देखें,
मैंने पहले भी कहा ना कि तमाम पार्टियों को जो है वो इजाजत मिलनी चाहिए, हाँ, कि वो पार्टिसिपेट करें। करें। बिल्कुल, इस पे मजीद हम बात करते हैं। उनके कोई उम्मीदवार जी बिल्कुल, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी राना साहब बात कर रहे थे। मैं बात कर रहा था कि मैंने ये पहले भी ये आपकी अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों को इजाजत मिलनी चाहिए, और उसमें अगर जिसका अगर रोल 9 मई की हम भी मजम्मत करते हैं, अगर वो पीटीआई के जिन लोगों ने 9 मई को जो है उन्होंने जो हमारे वहां पर इमला को नुकसान पहुंचाया, उन लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा, और उसमें अगर कोई बेगुनाह लोग हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए। अच्छा, बेगुनाह भी बहुत बेचारे इसमें गए ना, शर्पसंद नासिर तो फैले हुए थे। मैंने रात में ARY पे प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें अली मोहम्मद खान साहब जो है वो पीटीआई को की तरफ से वो डिफेंड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अदालत आलिया ने मुझे बरी कर दिया। अब मैं जो अगर बरी हुआ तो मैं किसके पास जाऊं कि मुझे जो इन्होंने नाहक जो है वो जेल में रखा और मेरे ऊपर इतने इन्होंने केसेस बना के रखे। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हमारे और लोग भी हैं। तो मैं अपने मुतअद्दिद हलकों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए और उनको हक मिलना चाहिए कि वो अपनी बेगुनाही साबित करें। पीपल्स पार्टी क्या मंशूर लेकर चल रही है? पीपल्स पार्टी का मंशूर तो ये है कि चेयरमैन ने कल ये बात अनाउंस भी की है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में आएगी तो सबसे पहले तो उन्होंने कल माशाल्लाह उन्होंने जो ये बात की है कि मैं कच्ची आबादी वालों को तमाम को जो है उनको मालकाना हकूक दूंगा, उनको घर बनाकर देंगे। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था, तो वो इसी तरीके से उन्होंने गरीबों के लिए जो है उन्होंने कहा कि मैं जो है वो गरीबों के लिए हम वो भी कार्ड जो है उनको लिए, बेरोजगारों के लिए जो है वो कार्ड हम मुतारफ कराएंगे। अब ये देखें ना, आज तक जैसे अच्छा आप नहीं समझते सर इस तरह तो अब अपने अपने नौजवानों को बस एक आसरा दे के भिखारियों वाला ही सीन है ना कि अच्छा आपको ये कर देंगे। हमारे यहाँ स्किल्स पे, जिस तरह हमारी सेहत पे, एजुकेशन पे, हमारे तो बेसिक चीजें जो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह काम हो कि अभी हमारी एजुकेशन कितनी महंगी है, हमारे सेहत के मसाइल कितने हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स की कमी है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो आप देखें जिद्दत जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास उस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस है लेकिन उस तरीके से अभी नहीं काम हो रहा। तो इन चीज़ों को आप नहीं समझते बेहतर करने की ज़रूरत है कि बजाय कि आप गरीबों को आप मजीद उसमें डाल देंगे स्किल्स पे या हुनर की तरफ या इस तरह से कुछ लाएं? नहीं, या उनको सिर्फ इसी लाइन पे अभी हम देखते हैं कितनी खवातीन बेचारी बैंक के बाहर लाइन लगी हुई होती है, कुछ उसमें कुछ लोग तो ऐसे भी शामिल हैं जिनको शायद जरूरत भी नहीं है और वो ऐड है। नहीं देखें, एक तो मैं आपकी बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया वो बिला तफरीक और वो खवातीन के नाम से क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन का एहतराम करती है। खवातीन को जब वो पैसे मिलते हैं उसको एक ऑनरशिप दी गई है कि उसकी घर में भी रिस्पेक्ट हो, वो अपने ज़रूरियात, अपने इलाज मालूज के लिए उनको पैसे चाहिए, वो उसमें से वो पैसे अपने इस्तेमाल में ला सकती है। और दूसरा उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए ये स्कीम मुतारफ कराई थी, वो तो तमाम पाकिस्तानियों के लिए थी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में ना रही लेकिन वो स्कीम चल रही है। अब उसमें जो बात आप कर रही हैं, अभी जब पीटीआई ने रिसेंटली जो है उसका नाम इन्होंने उसका नाम चेंज किया, नाम चेंज कर जो है इन्होंने उसको अपना लोगों को एक नए नाम से जो है इन्होंने वो कार्ड इश्यूज के किए और उसका मकसद ये है कि वो बेहतरी प्रोग्राम था ना, बेहतर प्रोग्राम था ना, जिसको इन्होंने भी आगे उसको ऑर्गेनाइज किया। लेकिन वो तो फिर बाद में आने वाली हमारी जो हुकूमत थी उन्होंने खत्म किया। सेहत कार्ड लोगों के लिए बड़ी आसानी थी। नहीं सॉरी, सेहत कार्ड और था। नहीं, सेहत कार्ड PMLN ने लॉन्च किया था। ये सेहत कार्ड ये मियां नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था, उसको पीटीआई ने आकर इंसाफ कार्ड बना दिया। वो पीटीआई ने उसको लॉन्च नहीं किया था। सेहत कार्ड मुतारफ PMLN ने कराया था। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम
मुतारफ चले कराया। उस प्रोग्राम को आगे लेकर चले, ये भी एक अच्छा है कि अगर आपने उस प्रोजेक्ट देखिए, को आप आगे तो लेकर देखिए ना, चले तो वो भी मुल्क के लिए ही था ना। देखिए ना, एक खातून को अगर घर में बैठे बेरोजगार को पैसे मिल रहे हैं, उसको एक सपोर्ट हो रही है ना। अब रहेगी बात, आप कह रही हैं ना बैंकों के बाहर, जाहिर सी बात है जब आपने लेने जाना है और आप इतनी तादाद में जब आप वहां चले जाएंगे तो वहां पे रश तो लगेगा सर आपकी किसी क्या लेने राय के है इस लिए। बारे में? मेरा ख्याल है कि ये डिबेटेबल है, उसकी वजह है कि दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि इस तरह के प्रोग्राम में यानी एक ऐसा लाचार बेबस या जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, हाँ। तो रियासत जो है उसकी वाली वारिस बनती है। सारी दुनिया के अंदर जो फलाही रियासतें हैं वो उसका कोई ना कोई सेटअप सिस्टम ऐसा बनाती हैं। और रियासतें जो हैं वो जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो सब्सिडाइज या सपोर्ट प्रोग्राम करती हैं। लेकिन आपने किसी दुनिया के मुल्क में वो अफरा तफरी और वो यानी माहौल नहीं देखा होगा जो हमने बना दिया है। ऐसे ही है। लिहाजा एक इसका पहलू वो है कि रियासत को वाक़तन उन लोगों का जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है उनका वाली वारिस बनना चाहिए। इसका दूसरा पहलू जो डिबेटेबल मैं कह रहा था वो ये है कि आप वाकई लोगों को एक बहुत बड़ी तादाद में, नॉट इन हंड्रेड्स बट इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, आप उनको प्रोडक्टिविटी से निकाल के, हाँ। अब मिसाल के तौर पे मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि अब सैकड़ों की तादाद में खवातीन जिनको आपने ठीक इंतखाब किया होगा, हाँ। अब उनके जो मर्द या उनके भाई या उनके शौहर हैं, हाँ। वो बाइकर के तौर पे या साइकिल पे या वो उनको लाके अब वो सारा दिन उसका पहरा दे रहे हैं कि ये कब दोपहर के बाद फारिग होगी तो मैं लेके जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ी आबादी के हिस्से को आपने किसी प्रोडक्शन पे, किसी तामीर पे, किसी रोजगार पे लगाने की बजाय आपने उसको इस अनप्रोडक्टिव काम पे लगा दिया। नंबर एक। नंबर दो, ये हमारे यहाँ एक संजीदा मुकालमे की अशद जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन भी। हकीकत यही है कि बहुत डेप्थ के साथ हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को या इसका वक्त नहीं मिलता या मिला, या वो हर वक्त ही अपने आप को एक प्रेशर की सिचुएशंस में रखते हैं। लेकिन ये एक अमरे वाक़या है कि मुल्क के हकीकी इश्यूज पे हमारे बहुत बड़े चैलेंज हैं। आबादी का एक पूरा यानी धमाका है जो हो रहा है और होने जा रहा है। हाँ जी। और आप देखें कि बांग्लादेश जो है जब हमसे अलहदा हुआ, मशरकी पाकिस्तान के नाम से वो बांग्लादेश बना, तो हमसे वो 2.25 करोड़ की आबादी उनकी ज्यादा थी। और 50 इयर्स में 50 साल के अंदर वो आज 16-17 करोड़ है और हम 25 करोड़ पे पहुंच गए। ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह से जो हकीकी मसाइल हैं लोगों के, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, उनकी रोजगार के हैं, उनके उसके ऊपर कुछ संजीदगी से कोई काम नहीं हुआ। मेरा ये ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कम से कम कुछ इश्यूज पे कंसेंसस करना चाहिए। जैसे राना साहब ने एक इशारा किया, बात की, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज आके किसी पार्टी के आके अच्छे प्रोग्राम को या बंद करें, हाँ। या बस नाम चेंज करके उसको कर दें। उसकी बजाय ये कंसेंसस करना चाहिए कि अच्छा भी मईशत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फॉरेन ऑफिस के हवाले से कोई गवर्नमेंट भी आए, हम कोई तो माइलस्टोन बना लें, हाँ। कि जी ये हम इनको अगले 40 साल या 30 साल या 50 साल छेड़ने वाले नहीं है। ये इनको जो गवर्नमेंट भी आएगी उसको इस पैटर्न पे आगे बढ़ाएगी। मेरा ख्याल है इस मुकालमे की अशद जरूरत है। टेबल टॉक जो है वो बड़ा जरूरी है कि तमाम जितने लीडर हैं, चाहे अपने सियासी इख्तलाफात होने के बावजूद भी मुल्क के लिए इकट्ठे बैठ जाएं, एक दूसरे का एहतराम करें। हाँ। आप इख्तलाफ करें और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसको, यानी वही जैसे मैंने कहा कि आप जेन्युइनली एक ट्रुथ कमीशन बना दें, आप ऐसे बाएतमाद लोगों का एक इदारा बना दें। हम जिस हालात से दो चार हैं ना, जैसे आपने भी ये बात की पॉलिटिक्स के हवाले से, पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स नहीं रही। हम में अदम बर्दाश्त जो है ना वो चला गया, ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब गालन गलोच, एक दूसरे पर तनकीद, किसी के घर इज्जत उछाल रहे हैं आप एक दूसरे की, इससे किसी की महफूज नहीं है। तो कम अज कम बहन बेटियां
घरों तक हमें नहीं जाना चाहिए। खवातीन की बड़ी खवातीन का एहतराम करना चाहिए, जरूरी है, एहतराम करना चाहिए। उसमें आपकी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, आपके लोगों के जितने भी आपस में इख्तिलाफात हों, एहतराम करना चाहिए। पॉलिटिक्स का मकसद क्या है? पॉलिटिक्स अब उसको जातियात नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे यहाँ ये भी तो है ना, झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं, फिर अभी हम लोग देते हैं एक, यही चीजें कब से कितने अरसे से चल रही हैं, एक हुकूमत आएगी वो दूसरे को पकड़ मार उसको जेल में। मैंने यही बात की ना कि अगर 2016 में मियां नवाज शरीफ पर जो मुकदमात बने थे, अगर वो गलत बने थे तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी, इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जिस तरह हम अभी, एक तो हमने इलेक्शंस के हवाले से काफ़ी सारी बातें कर ली हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती हैं। इसके अलावा जो है आपके अपने हलके के हवाले से भी जानेंगे, इस टाइम क्या क्या चल रहा है हलके में, क्या क्या मसाइल हैं, क्या देखते हैं? मेरा जो अब हलका इंतखाब जो बना है, हलके के अंदर बड़े मसाइल हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर कोई अच्छा सा सिविल हॉस्पिटल तर्ज का जो है वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, और हमारे वहाँ पर जो है इस हलके में सरकारी जो है वो इमलाक वहाँ पे बहुत हैं। कोई यहाँ पर BZU का कोई कैंपस बनना चाहिए कि बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो लोग उधर ट्रैवल करते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते। अस्पताल, कॉलेज, इन चीज़ों की जो है बेसिकली हमें बुनियादी ज़रूरत है। बकिया ये रोड, गलियां, नालियां, ये तो चलती रहती हैं। एजुकेशन की तरफ जो है वो हमें तवज्जो देनी चाहिए, और यहाँ के मसाइल जो है ना ये बहुत ज्यादा है हमारे। आप ये देखें ना कि इस वक्त एक सिविल हॉस्पिटल है और निश्तर हॉस्पिटल है। अगर यहाँ BCE चौक से, ये चौक शहबाज से जब आप निश्तर की तरफ ट्रेवल करते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक का बहाव इतना होता है कि वो मरीज वहां जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। अगर वो इमरजेंसी में पहुंचता है तो वहां पर जो है वो बेड नहीं है, वो पूरे शहर का फ्लो जो है इमरजेंसी पे है। तो इस तर्ज के मैं समझता हूं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनने चाहिए, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई और अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाल्लाह हम यहाँ पर जो है ये हॉस्पिटल और जो है कॉलेज, सर मौके तो बहुत मिले हुकूमत तो मौके तो बहुत दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम ने मौके बहुत दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला जब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब थे। तो आसमा ये देखें, आपको मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसने दिया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम किया, हम बात सुने ना, पीपल्स पार्टी ने दिया। ठीक है, आपको ये नादरन सादरन बाईपास किसने दिए? ये जितने भी फ्लाईओवर बने हुए हैं ये किसने? हेड मोहम्मद वाला आप ये देखें कि ये किसने बनाया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब पीपल्स पार्टी के बाद 2 मरतबा जो है वो PMLN की गवर्नमेंट रही है, PTI की गवर्नमेंट रही है। इन्होंने मुल्तान के लिए, हमारे जनूबी पंजाब के लिए क्या किया? यहां मुल्तान में ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कहता हूं, जितना भी काम पीपल्स पार्टी ने किया है इन दोनों जमातों ने नहीं किया। और मैं ये समझता हूं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम अपना सूबा भी बनाएंगे। हमें सूबा चाहिए, हमें अपना सूबा चाहिए। बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया गया, सबने बनाया, सबने। बात की बात नहीं करूंगी, जिन्होंने सूबे के उसमें बेवकूफ बनाया है वो पार्टी, वो देखें, वो उस वक्त सूबा महाज बनाया गया, PTI ने बनाया। यहां पर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर मेरी गवर्नमेंट बन गई तो मैं 100 दिन में जो है वो सूबा बनाकर दूंगा। ठीक है, लेकिन हमने देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त करारदाद पास की पंजाब असेंबली से, ठीक है, और अब भी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम साथ हैं, आए इसको पास करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि हम जो तो स्पेसिफिक ये सूबे वाले इशू पे है, मेरी जाती राय में कोई पार्टी भी सिंसियरली उसके लिए नहीं कर रही, यानी उसकी वजह कि उसकी फिर कुछ लाजमी लवाजिमात है। हाँ, दूसरा पहलू जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, देखें हमारे यहाँ खराबी की एक बड़ी वजह जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हुई है, जो सिविक इश्यूज में मैं चूंकि उसका एक अदना सा कारकुन भी हूँ, तालिब इल्म भी हूँ, और उसके लिए मैं बड़ा मुतहर्रिक भी हूँ मुल्तान सिटीजन काउंसिल का, वो हम किसी वक्त अलग से बात करेंगे उस पर।
देखिए, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मजबूत करना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। और हमारा एक और बदकिस्मती हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस में ये है कि हमारे यहाँ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब अपने दौर में आती हैं तो वो जो लोकल गवर्नमेंट्स के या निचली सतह तक के जो इख्तियारात के जो इदारे हैं उनको वो बंद करते हैं या उनको डैमेज करते हैं या उनको बेबस और कमजोर करते हैं। तो देखिए, जितनी अर्बन प्लानिंग्स हैं, उसकी मास्टर प्लानिंग है, उसकी डेवलपमेंट्स है, उसकी प्राइमरी हेल्थ है, उसकी एजुकेशन है, इसका कोई ताल्लुक यानी रत्ती बराबर ताल्लुक किसी एमएनए एमपीए से नहीं है और नहीं होना चाहिए। वो इससे बड़े बुलंद मर्तबे पे हैं। उन्हें पॉलिसीज पर बात करनी चाहिए। उन्हें हमारे मुल्क के अंदर ये जैसे हमारा आबादी का इशू है, इसको कैसे डील करना है, हमें अपने मुल्क के या अपने एरियाज की जो तिजारती मामलात हैं उनको कैसे बेहतर बनाना है, हमें अपनी सेहत के लिए क्या पॉलिसीज डिफाइन करनी है। इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो गई हमारे इधर। तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि वो शिफ्ट हुआ है हमारा पूरा जो फोकस है कि सोसाइटी को डीपोलिटिकलाइज किया गया और उनके ज़हन में भी, इलेक्टेड लोगों के भी ज़हन में ये डाल दिया कि जी असल में तो आपका ये काम है। ये उनका काम नहीं है। हाँ, वो कस्टोडियन के तौर पे, वो सरपरस्त के तौर पे, वो बड़े के तौर पे वो निगरानी करेंगे कि क्या हमारे मुल्क के या अपने जो खित्ते में या जहां की जिम्मेदारी है उसकी सतह फिक्र जो है बुलंद हो रही है, लोगों का जीना और जीवन आसान हो रहा है, उनको उनकी मुश्किलात कम हो रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हम करें कि हम अपनी पुलिसिंग को बेहतर बनाएं, हम अपने लोकल इदारों को मजबूत करें, ये उनका काम है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है, वसी टॉपिक, जिस पे मेरा ख्याल में बातें हमारी जो है वो कभी खत्म नहीं होंगी। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने और इस पर बात की। राणा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, सियासत पे और इलेक्शन के हवाले से जो है काफी मजेदार बातें रही। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जी, हमारे साथ हैं आज शेख अख्तर साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सूफी मोहम्मद सदीक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं अमन पंजाब रक्षा यूनियन। जी, मैं अभी आपका तारुफ करवा ही रही थी। चेयरमैन रक्षा यूनियन अमन पंजाब मुल्तान से हैं जी। इनको वेलकम करते हैं। आज इनके रिक्शा के हवाले से बहुत सारे इनके मसाइल हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और इसके साथ ही सर से हम बात करेंगे। आज थोड़ा सियासत पे भी बात होगी, इलेक्शन को भी बात करेंगे, क्राइम के हवाले से भी बात होगी, सहाफ़त के हवाले से भी हम बात करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी यूथ जो है वो स्पेशली इस तरफ आना चाहती है, सहाफ़त को ज्वाइन करना चाहती है, तो ये क्या टिप्स देंगे, क्योंकि इनकी अपनी जो जर्नी है वो भी जानेंगे। सर, वैसे आपकी एज अ जर्नलिस्ट जो है वो जर्नी कैसी रही? पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं ना। शुरू में जो ताल्लुक था वो प्रिंट मीडिया से रहा है। 1995 से काम शुरू किया है और जब प्रिंट मीडिया का जो आज के हालात हैं वो जरा आप लोग जो अब देख रहे होते हैं वो जरा मुख्तलिफ हैं। हाँ। लेकिन 2011-12 तक ये बहुत अच्छी पोजीशन थी और बूम था मीडिया पे ना, खास तौर पे ये जो प्रिंट मीडिया है। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसका मामला संभाल लिया है, तो हम भी कन्वर्ट हो गए साथ साथ और अच्छा चल रहा है। अच्छा अभी तक आप समझते हैं जो सहाफत की आपका जो सफर चल रहा है वो बेहतरीन चल रहा है? जी बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि इस शोबे में जब पाँव रखा था तो सोच समझ के रखा था। एक फैमिली बैकग्राउंड भी है इस हवाले से, बाय चॉइस भी, और एक फैमिली बैकग्राउंड भी है इस हवाले से। एक बड़ा मारूफ यहाँ के शुरू के जो क्या में पाकिस्तान के फौरी बाद जो बड़े कुछ नाम लिए जाते थे साथियों के, जो ख़ास तौर पे मुल्तान और साउथ पंजाब में, उनमें मेरे करीबी अजीज़ बुजुर्ग थे। अच्छा। तो उनके अपने अखबारात भी थे, तो उनसे मुतासिर हो गए, सोचा इसी लाइन पे चलेंगे। अब की सहाफत और पहले की सहाफत में क्या फ़र्क देखते हैं? बेहतर हो गई है,
पहले की सहाफत से जो आज 1-2 दहाइयाँ पहले देख लें, उसकी जो सहाफत का जो मयार था उसमें बेहतरी आई है और चीज़ें जो जिद्दत के साथ जो है ना मुंसलिक हुई हैं तो वो ज़्यादा उसमें आसानियाँ हुई हैं। आसानी तो सहाफत कोई आसान तो है नहीं कि आप आसानियाँ हुई है या मुश्किलात बढ़ी हैं? मुश्किलात तो साथ आप कुछ भी सहाफत से मुतलिक जब आप कोई भी काम करते हैं, अब मेरा इत्तेफाक रहा है ज़्यादा क्राइम से रिलेटेड 20-25 साल मैंने इसी पे काम किया है, तो ज़्यादा दुश्मनी पैदा की है। अच्छा, क्राइम में तो हाँ मुखालिफ ज्यादा होते हैं, इस तरह की बीट में जो है आपको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी आप अपनी स्टोरी देंगे तो उसमें डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं यकीनी बात है, कोई आप जब कोई स्टोरी होती है जिसमें लोगों की भी दिलचस्पी, जिसको हम खबर कहते हैं, तो किसी न किसी शख्सियत को लाजिमी बात है मुतासर कर रही होती है। हाँ। तो वो फिर आपका दोस्त तो रहता नहीं है, वो आपका दुश्मन ही होता है, दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, सदीक साहब से भी जानते हैं ऐसे इस टाइम रिक्शा के हवाले से आपके क्या क्या मसाइल चल रहे हैं? मैं सबसे पहले तो रोही चैनल को मुबारकबाद देता हूँ और इनके तमाम जो भी लेकर सबको सलाम करता हूँ। इनको इज्जत इसलिए कि गरीब की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक वह चैनल हमें नज़र आता है रोही का, कि जो गरीब की आवाज़ को बुलंद करता है और अवानों तक पहुँचाता है। ये इनका बहुत एक हमारे पे शफकत है, हाथ रखा हुआ है। तो और भी चैनल से हैं, जियो था किसी ज़माने में, अब जियो वाले और ये कभी शब्द थे, मगर अब जितना हाईलाइट गरीब को अगर हाईलाइट कर रहा है तो वो रोही चैनल कर रहा है और अवानों तक गरीब की आवाज़ भी पहुँचाता है। हमारा रक्षा से ये है जनाब कि हमारे मुल्तान में तकरीबन 50,000 रक्षा है और 50,000 रक्षा होने के बावजूद हमारे जितने भी स्टैंड गवर्नमेंट ने दिए हुए थे पहले वो सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। यानी कि उसी के वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगाया, इन्होंने कुछ नहीं लगाया। अगर हाँ सबसे ज़्यादा जो अगर आमदनी देता है तो ये एक रक्षा ड्राइवर है, रक्षा, इसलिए कि एक जो रक्षा है ना वो कितने घरों को पालता है। ये देखो पहले ड्राइवर पलता है, फिर मालक पलता है, फिर मिस्त्री पलता है, फिर डेंटर पलता है, फिर रंग साज वाला पलता है, फिर बॉडी बनाने वाला बनता है, फिर गवर्नमेंट भी लड़की खाती है। यानी एक रक्षा इतना, और इतनी आमदनी देने वाले को एक नुकरे लगा देना, एक साइड पे लगा देना, तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। हम इनसे अपील करते हैं इनसे कि हमें कम से कम रक्षा ड्राइवर खड़े होने के लिए स्टैंड दिया जाए। एक तो हमारा ये उस मेन कि हमारे स्टैंड थे उन्हीं को बहाल किया जाए, पुराने स्टैंडों को बहाल कर दें, हमें कोई इतराज। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस बनाए, ठीक है, बिल्कुल लाइसेंस होने चाहिए, बगैर लाइसेंस जो रक्षा चलाए ठीक है उसको 1000 रुपये जुर्माना करे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। मगर हमें एक गवर्नमेंट से अपील है, गुजारिश है कि 40-40 साल रक्षा या 45-45, मेरी तकरीबन 48 साल की सर्विस है रक्षा ड्राइवरी की। अब हम हैं अनपढ़, सही, हम अनपढ़ जो अब इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम जो निकाल दिया, कंप्यूटर बैठ के सवाल जवाब दो, तो अनपढ़ को तो यही नहीं पता कि मोबाइल कैसे चलाना है, तो वो कंप्यूटर पे बैठ के कैसे सवाल जवाब देगा। एक गवर्नमेंट से बहुत अपील है हमारी कि गवर्नमेंट कम से कम जो अनपढ़ रक्षा ड्राइवर है ना उनको सहूलत दी जाए कि उनके कंप्यूटर से नहीं वैसे कोई इनसे लिया जाए सवाल, और उनको कहें रक्षा चला के। अगर आप कहें नहीं कि रक्षा सर नीचे करके लाते ऊपर करके रक्षा चला दो, तो ये रक्षा चला के दिखा देंगे और जो चलाए उसको पास कर दें। मगर ये जो सवालात हैं इनसे थोड़ा सा गुरेज करके इनके रहम दिल की जाए कि हम सेक्रेटरी पंजाब से अपील करते हैं वज़ीर आला से कि सेक्रेटरी जो लाहौर का है या जौन सा भी मतलब लाइसेंस ब्रांच में है उन्हें ये अपील की जाए कि रक्षा ड्राइवर जो है कम से कम इन्हें छूट तो दी जाए। बाकी बड़ी गाड़ियों वाले हैं जो ठीक है उनको तो जो कैसे करें, मगर रक्षा ड्राइवर के लिए कि जो इतने घरों को पालने वाला है, इतने घरों के रोजगार चलाने वाला है, उसको तो रिलीफ देनी चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि रक्षा जो बहुत महंगा है, गरीब आदमी जो है अब रक्षा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट पहले सब्सिडी देती रही है पिछली हुकूमतें, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रक्षा के लिए सब्सिडी दी जाए और इन इन्वेस्ट रेट पर इन्हें रक्षा दिए जाए और ये किस्त के हिसाब से दिए, जो रेट नगद का वही रेट लगा के मुझे किस्तों पर रक्षा दिया और सब्सिडी जो है इनकी गवर्नमेंट अदा करे। ये एक बहुत बड़ी दुआ, यानी कि 50,000 रक्षा है। अब ये 50,000 रक्षा जो है ये कम से कम 50 खानदान तो अपने पालता है ना, मालिक को भी छोड़ो, ये दूसरी टीमों को भी छोड़ो, कम से कम अपने तो 50,000 बंदे के रुपये अपना खानदान पालता है। अगर एक खानदान में मामूली 10 बंदे भी लगाए जाए, माँ हो गया, बाप हो गया, बहन हो गया, भाई हो गए, बच्चे हो गए कुछ के,
तो 50,000 लोग डालो कितना कि यानी कि 3 लाख 4 लाख बंदा जो है कि जिसको एक रिक्शा नवैत कर रहा है, तो कम से कम रिक्शे वालों को ये 1-2 रिक्शे दिए जाएं ताकि आसानी से। अच्छा, रिक्शा तो अब एक स्टैंड तो कहीं उसका बन नहीं सकता ना मुझसे, क्योंकि जिस तरह शहर में पूरे नहीं सर, हाँ। पूरे मुल्तान में ऐसे होता है जैसे हरम गेट है वहाँ 10 रुपये की जगह दे दें, हाँ। पार्क गेट है वहाँ 5-7-10 रुपये की दे दें, बोर्ड गेट है वहाँ दे दें, हरम गेट है वहाँ पे एक जगह नहीं हर स्टैंड पे इनको यानी कि जगह दी जाए ताकि वहाँ जिस सब सवारी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये स्टैंड होगा ना तो सवारी जब आएगी उसको आराम से उतारेगी, वो अपना सामान भी पूरा मुकम्मल महफूज से उतार लेगी। अच्छा, फिर जब सवारी बैठने लगती है तो वो भी आराम से सामान अपना रख लेगी लाइन में लगाकर और सामान की हिफाजत से अपने ले जाएगी। अब जब ये अब स्टैंड नहीं है ना, तो अब जो सवारी आती है ना उतारने लगता है, भाई जल्दी कर, पुलिस आके के चलान कर देगा। अब पुलिस ने आना तो उसने 1000 रुपये 200 की अगर सवारी उठाई तो 5000 रुपये उसने चलान कर देना, तो उसने 1000 कहना। अब उसमें एक तो सवारी उतरती हुई जख्मी हो जाती कहीं, तो जल्दी भाई पीछे वो ट्रैफिक आ गया, हमने तो भगाना है ना कि 1000 ना भरना पड़े। अच्छा, कई बार इतना उनका सामान जो रक्शे में रह जाता है, किसी का उठा होता है निकालते गिर के टूट भी जाता है, और ये किसका नुकसान है? ये आवाम का नुकसान है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी रिलीफ देनी चाहिए ताकि इनको स्टैंड। अच्छा, रिक्शा हजरात वाले भी तो भाई जो है ना वो इस तरह स्टैंड पे वो भी रुकना पसंद नहीं करते वैसे। नहीं सर, नहीं वो रुकना पसंद करते हैं, वो इन्हीं की डर की वजह से नहीं करते। सही है कि पीछे ट्रैफिक वाला आ जाता है, देख पहले सवारी उतार रहे, वो पैसे को नहीं देखता, सवारी को नहीं, ऐसे ऐसे देख रहा होता है कि पुलिस वाला तो नहीं आ रहा। अब जैसे उसकी निगाह पड़ती है तो वो जनाब वैसे गेट लगा देते। तो इसलिए लिहाजा हमें ये चाहिए कि कम से कम यहाँ हर जगह पे स्टैंड दिए जाए, ज्यादा ना ये 10 गाड़ियों 5 गाड़ी दी जाए। जैसे हुसैना गई थोड़ी जगह नहीं, बहुत जगह पड़ी हुई है, पाक गेट नीचे वो खूनीपुर तक जगह पड़ी हुई है, हर जगह पे जगह है। अगर ये स्टैंड दे जाए इसमें आवाम का बहुत बड़ा फायदा, और आवाम झोलियां उठा उठा के हुकूमत को दुआएं देगी, और ये आपको भी दुआएं देंगे कि आप हुकूमत आवाम तक ये आवाज को पहुंचाएं कि ताकि तुम्हारी ही आवाज पे सुनकर उनको कुछ रहमदिली आ जाए। और निगरान पे बड़ी उम्मीदें लगी थी कि ये ऐसे करेंगे, मगर निगरान मेरे ख्याल माफिया से डर गई है या कुछ हम तो नहीं कह सकते। चीजें तो चल रही हैं, अभी देखें रिक्शा चिंची पे भी कितना उन्होंने हम लोगों ने जो है मोहसिन साहब ने जो है वो एक्शन तो लिया अभी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लाइसेंस के हवाले से बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। तो अभी तो ये बहुत सारे इश्यूज हमारे इस तरह के छोटे छोटे हैं जिनको हमें बेहतर करने की आज से बहुत साल पहले वैसे शेख साहब इस पे होना चाहिए था, पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए थी, कुछ इसके ऊपर काम पॉलिसी बनाई थी। जब आए थे तैमूरी साहब आए थे, एक आरपीओ तैमूरी साहब आए थे, हाँ, तो उसके दौर में था शरीफ जट एसपी चीफ ये था। तो इनसे मतलब इससे पहले था नजर अब्बास, ये हमें लाइसेंसों की छूट जो दी गई थी ये नजर अब्बास ने इफ्तिदा किया था। हमने एक दिन में 800 लाइसेंस बनवाया था। हरम गेट वो डाम शर्मा बुक कराया था, वहाँ पे सारी ये मशीनरी गई थी, उन्होंने एक दिन में 800 लाइसेंस बना के दिया था हमें लड़लंग। उसके बाद उन्होंने पक्का कर दिए, उन्होंने कहा भी रिक्शे ड्राइवर से चेक रखें, इनके ट्राई ले लें इनसे, ट्राई लेकर, और हम उनको झोलियाँ उठा उठा के दवाएं देते हैं कि ऐसे ऑफिसर आए कि जो हमारी ये फरियाद सुने और ये रिक्शे ड्राइवरों को लाइसेंस बनाने की वही करता अपना है। आप क्या कहना चाहिए? दूसरा हमारा गैस के बारे में, हाँ सर थोड़ी महंगाई के लिए, हाँ हमारा गैस का जो एलपीजी गैस है, हमें हुकूमत से ये अपील करते हैं कि ये एलपीजी गैस जैसे सीएनजी के पंप बने हैं ना, ऐसे एलपीजी के गैसों की तो लगाई जाए कि एलपीजी गैस के भी पंप बने और वहां से कंट्रोल रेट पे गैस ली जाए। ये दुकानदार जो है इनकी अपनी मर्जी का रेट है, अपने मन में एक जगह 160 260 दे रहा है, दूसरा 270 दे रहा है, दूसरा 280 रुपए दे रहा है, क्योंकि जो 60 दे रहा है उसको भी तो बचत है। बिल्कुल ऐसे जी, इस पे कीमतों पे बात करते हैं अभी। ये सबसे मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से हम देखते हैं पॉलिसीज हमारी, वैसे आपको भी सहाफत में इतना अरसा हो गया है, हमारे यहाँ पे सिस्टम जो है, स्पेशली अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो आज तक ठीक नहीं हो सका। मतलब वक्ती एक्शन ले लिया जाता है, फिर रिलीफ भी उसी में दे दिया जाता है, फिर ऐसे निजाम चल रहा है। ऐसे निजाम जैसे बता रहे हैं सूफ साहब अपने मसाइल के बारे में बता रहे हैं, हमारे देखें जो सरकारी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सहूलतें उस सतह की नहीं है जो होनी चाहिए पब्लिक को। अब तो ये एक अच्छी सहूलत है, जो एक किसी ने बाजार जाना है, किसी ने अपने काम के लिए जाना है, तो उसको फौरी घर के बाहर निकलते ही सड़क पे कोई अगर सवारी मिल जाती है तो ये तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। सिर्फ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी जैसे बता रहे हैं पॉलिसियाँ मुख्तलिफ, हर किसी ने अपनी पॉलिसी दी है, अपने मामला दिए, जिसका जैसे दिल किया उसने वैसे वो सिस्टम बनाया है। तो इसको ठीक कर देना चाहिए। बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ चल रहे हैं रिक्शे, और रिक्शे चल रहे हैं, बड़े जदीद किस्म के ममालिक हैं जहाँ बड़े ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, और इन्होंने साथ साथ इसको भी जो है ना वो चलाया हुआ है।
तो असल में इनको जरूरत जो इस चीज़ के, जैसे ये अभी बता रहे थे कि लाइसेंसिंग के वाले से इनको मसाइल हैं, पढ़े लिखे नहीं होते और वो कंप्यूटर पे तो यही है ना, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, उसको मुतबादल चीज़ें मौजूद हैं, उसको मुतबादल वो करें, आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए, ताकि सिस्टम में आए लोग सारे, और लोग जितने सिस्टम के अंदर आएंगे उतना निज़ाम मजबूत होगा और बेहतर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्राइम की भी अगर हम बात करें, क्योंकि आपकी काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस भी है, क्राइम अब दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ रहा है हमारा, हम चोरी डकैती के वाक़यात हमारे बढ़ते जा रहे हैं, कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देखें तो उस हवाले से जिस तरह पुलिस का एक रोल होना चाहिए था या पुलिस की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, कोई इस सिस्टम में कोई बेहतरी आनी चाहिए थी। अच्छा, इसमें सिर्फ क्राइम बढ़ने की वजूहात सिर्फ पुलिस की नाअहली नहीं होती, और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं उसमें। ख़ास तौर पे जो बेरोज़गारी है एक सबसे बड़ा अंसर है, एलिमेंट है। उसके साथ जो सिक्योरिटी के साथ, बेरोज़गारी के साथ तालीम भी एक ऐसा शोबा है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह भी करता है, बुरी चीज़ों से दूर करता है, अच्छी चीज़ों के करीब लेके जाता है। तो आप देख लें हमारे सोसाइटी में जो ये दोनों शोबे दोनों इस टाइम में बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हैं। अच्छा, मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे इस टाइम जो है क्राइम के हवाले से। जी शेख साहब। जी, बात हो रही थी कि इसमें सिर्फ पुलिस की नाअहली नहीं, बाकी वो भी हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, आपको जो क्राइम ज़्यादा नज़र आ रहा है ना आजकल, वो ये कि जो मौजूदा आईजी हैं, इन्होंने एक पॉलिसी बदली थी कि जो क्राइम होता है, स्ट्रीट क्राइम और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो भी होता है, तो वो उसकी ना रजिस्ट्रेशन इन्होंने बेहतर कर दी कि भी जो भी आए और उसकी FIR दर्ज हो। ये एक बड़ा अच्छा फैसला है, और इससे ये होता है कि हर क्राइम रजिस्टर होता है, और रजिस्टर होने के बाद कम से कम पुलिस की फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है भी इसको कभी ना कभी तो आपने ट्रेस करना है ना, कुछ ना कुछ तो करना है ना इसके पीछे। पहले ये था वो रजिस्टर नहीं होता था, वो क्राइम रजिस्टर ही नहीं होता था, और वो वैसे का वैसे रहता, वो किसी से आप बात करते थे, किसी शहरी से या ताजर से, तो वो बताता है मेरे पास तो 5 डकैती हो गई, मेरे पास 6 हो गई हैं, तो पूछते थे FIR की, मुझे बड़ी मुश्किल से एक FIR हुई है। अब अगर रजिस्टर हो जाती है तो चलें कि कहीं ना कहीं किसी अभी आप समझते हैं कि उसमें बेहतरी आई है, क्योंकि हम अक्सर उस पर भी, मैं नहीं समझता कि पुलिस के सिस्टम में कोई बेहतरी आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हर नया अफसर आने वाला अपनी नई पॉलिसी लाता है, और उसके हिसाब से फिर वो आर्जी तौर पे फैसले होते हैं उसी तरीके से, और फिर उसको अब देखें। अब ताज़ा मिसाल ये है कि एक तो ये इन्होंने फैसला किया, चलो इसके एक पॉजिटिव असरात हैं। अब दूसरा ये कर रहे हैं कि थानों को बड़ा अच्छा कर रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, उस पर पैसे, अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं। वो कहते हैं आप कैसे फील होगा, आप थाने नहीं आए, आप घर आए। अब घर आए तो, लेकिन वो जो घर तो आ गए, एक अच्छा सा घर बना दे, लेकिन जो घर वाले हैं उनको तो ठीक करे ना। घर वाले वैसे ही बदतमीज हैं, वैसे ही उनके वही रवैये, उनके वही चलन उनका कि भी आप आए हैं तो क्या लेके आए हैं, और जा रहे हैं तो क्या दे के जा रहे हैं। तो ये रवैया जब तक नहीं बदलेगा तब तक पुलिसिंग को आप लेपापोती कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, लेकिन आप असल जो उसके पीछे जो आदमखोर या शैतान छुपा है उसको नहीं खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि इसी बेस पे कि जब आपका पुलिस का हम देखते हैं ना रवैये के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, अभी कुछ बेहतरी अभी जिस तरह ऑफिसर्स के साथ थोड़ा सा ये हुआ है कि आप ऑफिसर तक जा सकते हैं। पहले तो ये भी बड़ा मुश्किल था ना कि एक ऑफिसर तक पहुंचना ही आपके लिए मुश्किल हो जाता था। अभी कुछ इस सिस्टम को बेहतर तो कर रहे हैं कि लोगों के लिए कि अच्छा ठीक है जी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी होनी चाहिए। जिस तरह 15 पे अक्सर हम कॉल कर देते हैं तो कोई भी मसला हो तो उनका रवैया, उनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा डिफरेंट होता है, हालांकि उनका रवैया बेहतरीन होना चाहिए। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो हमारे जो पुलिस अफसरान में 2 केडर्स हैं, वो जो एक केडर है ना जो खुद को सुपीरियर कहता है, तो और वो सुपीरियर भी है, वो है, उसकी तालीम काबिलियत ज़्यादा होती है, उसको अच्छी तरबियत दी जाती है, उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उस तरबियत में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है कि वो अफसर ही बन के दफ्तर में बैठ जाते हैं, और जो उसको पुलिसिंग करनी चाहिए वो नहीं कर रहा, वो नज़र नहीं आ रही। जो हम इसको CSP कैडर कहते हैं,
तो वो जो केडर है, मेरा ख्याल है कि ये केडर पिछले 75 साल से जब से मुल्क बना है तो ये हमारे साथ साथ चल रहा है, पुलिस में भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी। तो लेकिन हमने ये देख लिया है कि इस सिस्टम के साथ हम तरक्की नहीं कर पाए, हम बहुत पीछे रह गए हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो अब इस जो बुनियादी निज़ाम ये वाला, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हाँ। मेरा ये ख्याल है जब ये चीज़ें बदलेगी तो मेरा ख्याल बेहतरी आएगी, मजीद बेहतरी। सही। अच्छा, थोड़ा सा इलेक्शन के वाले से भी बात करेंगे। इलेक्शन की भी तैयारियां बड़ी चल रही हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन की तैयारियां तो बिल्कुल चल रही हैं जी। सारी जमातें लगी हुई हैं उसमें। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई का भी कुछ ना कुछ है, उसका भी चल रहा है। लेकिन अभी कोई नाम उस पार्टी की तरफ से कोई सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बस गिलानी फैमिली जो लड़ रही है, उसके जो फैमिली के जो लोग हैं उनके टिकट लगता है कंफर्म है। और बाकी जो नून लीग में उसमें रिवायती वही चीज़ें चल रही हैं। एक आध हल्का में बदला है उसमें, और बाकी वैसे वैसा सिलसिला चल रहा है। जैसे 148 की बात करें तो वहाँ एमएसएन डेर साहब जो पहले पीटीआई से जीते थे, अब वो नून लीग के टिकट पे वो लड़ने जा रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है सियासत की। हाँ, सियासत ने एक नया रुख लिया हुआ है ना जी। अच्छा जी, हम जी बात कर रहे थे आपकी गैस की कीमतें जो हैं वो कम की जाएं, और उसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं? और उसके अलावा गैस की कीमतें कम भी की जाएं और इनके पेट्रोल पंप लगाए जाएं, जैसे सीएनजी के पंप लगे हुए हैं, ताकि जब वो गवर्नमेंट रेट पे आप ही चलेंगी और ये दूसरे जो माफिया का कमरा अपने आप टूट जाएगी। ये हुकूमत की किसी बंदे से आपकी बातचीत भी हुई इस मामला पे? इस बात में 2 दफा बल्कि हुई भी थी, पहले भी लाहौर में भी हुई थी। वो पैसे फंड नहीं है ये गवर्नमेंट ने कहा ये आर्डर तुमने कोई पैसा देना है, वो तो आवाम लगाएगी, खुद ही लगाएगी पंप जो लगाएगी। आप इजाजत दें, लाइसेंस इशू करें कि आप पंप लगा सकते हैं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यही हो जाएगा ना कि ये माफिया जो आए दिन गरीब, देखो ना, खाली रक्षा का मसला नहीं है, घरों वाले भी तो इस्तेमाल करते हैं, होटलों वाले भी इस्तेमाल करते हैं और दफ्तरों वाले भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूसरी गैस तो बहुत कम आती है। तो उसे खाने का टाइम होता है, पकाने का होता है, गैस बंद हो जाती है, तो ये एलपीजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसलिए चलो पूरी आवाम को इसकी सहूलत मिल जाएगी एलपीजी। तीसरा हमने एक और भी कहना चाहता हूँ सर मैं, कि आज एक माफिया चली है कि जो कहती है कि रक्षा के ऊपर हमारा बैनर लगेगा, तो वो रक्षा स्टैंड पे लगाएगा, किसी भी ये खड़ा करेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे जो हैं क्या वो रक्षा ड्राइवर नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, वो रक्षा नहीं चलाते पुलिस से। तो ये उसको कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे दिलाला अस्पताल हो गया, 9 नंबर हो गया, वो के मार्केट होगी, है ऐसी जगह उन्होंने कहा कि हमारा बैनर लगेगा, यहाँ रक्षा खड़ा होगा। तो फिर उन्होंने कहा भी तुम क्या कह रहे हो, बल्कि उल्टा एक मुझे वो जो दिलाला अस्पताल है वहाँ का जो सदर बना ना, वो कहते हैं हमें एसपी से इजाज़त लेके आए। मैंने कहा कि आप एसपी ने ये इजाज़त दी है कि आप रक्षा जिस पे तुम्हारा बैनर लगेगा वही रक्षा लगे, दूसरे लगेगा, और फिर 500 रुपया फिर बैनर का रक्षा ड्राइवर से मांगते, जो कि आज रोटी का पूरी करनी जो है बहुत मुश्किल है। 700 रुपया, 500 से लेकर 700 रुपया रक्षा का ठेका है। पहले तो 500 या 700 रुपये वो ठेका निकालेगा, फिर 1000 रुपये 4 किलो गैस, 3 किलो गैस जो खा जाती है, जो 800 रुपये की पड़ती है, 800 रुपये पहले वो फिर गैस का निकाले, है फिर वो अपने बच्चों की रोजी सोचे, फिर अपना भी उसका खर्चा और ड्राइवर का चाय पानी पीने को दोस्त करना। तो ये जो माफिया है ना, इन माफिया पे कंट्रोल करने के एक तो ये बैनर वाला सिस्टम जो है, ये अगर एसपी ने इजाज़त दी है तो उस पर कंट्रोल कर, ठीक है, फिर हमें कोई इतराज़ नहीं है। वो कहता है कि डीएसपी जो कचहरी वाला डीएसपी बैठा हुआ, उन्हें हमें कहा जी यहाँ अपना ये तुम्हें दे दिया। हालांकि एक जगह 3 स्टैंड नहीं होते, हम ये भी कहते हैं स्टैंड लें, तरीके से दें। अब वो दिला रास्ता में 3, एक तो वो जगह तंग है वहाँ दिला रास्ता, क्योंकि वो मदरसा है, मदरसे से अपना रोते हैं, ये रिक्शा ये ऐसे खड़े हो जाते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है हमारी। तो यहाँ वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, तो ऐसी हमारी थोड़ी सी इशू है, ताकि ये बदमाशी जो है फिर ना उखड़ रही है। कहते हैं ना एक पौधा उखड़ता ना, उसको उखाड़ोगे हाथ से उखाड़ा जाएगा, जब वो बड़ा हो जाता है ना फिर कई कुआरियों की लोड़ पड़ती है। तो अगर ये बदमाश पहले माफिया कितनी थी, भत्ताखोरी, हमने बड़ी जंग लड़ी है, ये डोगरों से लड़ी, राणों से लड़ी, और बोल के राणे ये कहते हैं सूफी साहब आपका क्या मिलता है आपको। मैंने जब वो कचहरी अपना विहारी चौक पे ना भत्ता लेते थे ना, जिस तरह डोगर लेते थे, तो मैंने जब आया था एक मकसूद गुज्जर डीएसपी, उसने जनाब आया तो मैंने एक रिक्शे मेरे को ड्राइवर ने पुलिस इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मार दिया, कुछ उसने कर लिया, वो केस चला गया। वो डीएसपी आया, कहने लगा जी, अगले दिन डीएसपी ने क्या करा, उसने कहा कि मुझे, मैं गया, फिर उसने रक्षों के चलान करने शुरू कर दिए। मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं, गरीब रक्षे। कह रहा है ये रक्षे वाले बड़े होते हैं, किसी को पैदल नहीं गुजरने देते। मैंने कहा सर आपने ये तो बात कह दी पैदल, ठीक, बहुत अच्छी बात है, मगर ये बताओ ये टर्मिनल जो बना है ये किस लिए बनाया गया, करोड़ों रुपया जो लगा कर ये टर्मिनल बनाया गया है, ये गाड़ियाँ जितनी वहाँ जाके खड़ी हैं अपनी, वहाँ सवारी उतारें, वहाँ से सवारी बिठाएं,
तो रक्शे वाला आप ही रोड पे नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खी तो आएगी है। जब जो रक्शे जब ये सवारी भी सड़क पे उतारेंगे, बिहारी चौक पे उतारेंगे या वहाँ से उठाएंगे, ज़ाहिर है रक्शे ने तो वहीं पहुँचना जहाँ गाड़ी सवारी उतरी है। खैर उन्होंने क्या, अल्लाह भला करे उसका, मसूद गुज्जर का, उनको रहने नहीं दिया इन्होंने। तो कहने लगा बाबा जी मैं कल इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन कराता हूँ। अच्छा उसने जनाब यार क्या करा, उसने जनाब एसपी से इजाज़त ली, डीसीओ को डी से इजाज़त ली। अगले दिन उसने जनाब लॉन्समेंट देख के कह दिया 2 घंटे के अंदर ये अड्डा खाली कर दो। वो 2 घंटे में जनाब वो सारा किसी का दूध भी छिन गया, किसी को कहीं पर सब हो गया। सुबह उसने अखबार में खबर दे दी कि मैंने सूफी सदीक के कहने पर ऑपरेशन किया। भाई मेरे कहने पर भी किया। अच्छा वो उसने जो गफार डोगर ने मुझे बुला लिया, कहने के बाबा जी आपको क्या मिला? मैंने क्या हुआ? कह रहे आपने जो ये इतना मतलब ये इतने लोग रोज ही कमा रहे थे, इनका भट्टा वगैरह। मैंने कहा सर इन रोजों की कोई बात नहीं, ये तो यहाँ नहीं वहाँ कमा लेंगे और कहीं कमा लेंगे, अपनी बात करें। जो 1000 5-5 हज़ार रुपये की दुकान से ये फट्टे वालों से लेते थे वो गया, मैं वहाँ से। अच्छा ये माफिया के खिलाफ तो खैर तमाम इस टाइम तो हुकूमत भी चाहती है कि इस पे जो है वो काफी एक्शन लिया जाए और इन तमाम चीजों को जो है वो खत्म किया जाए। ये तो बढ़ रहा है, अब तो बढ़ रहा है। अच्छा जो पुराने रिक्शे हैं जो माहौल को आलूदा कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग, जाहिर सी बात है ये भी आपकी जिम्मेदारी है ना कि हमने अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रखना है। जिस तरह बात टाइम हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं बहुत सारे, उससे बहुत सारे लोग ड्राइविंग के दौरान जो है वो तंग होते हैं। जिस तरह रिक्शा वाले हजरात जो हैं वो देखते सुनते तो हैं नहीं, इससे आप भी इत्तेफाक करेंगे कि ना ही शीशों की ना ही लाइट्स की इस तरह का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपकी वजह से दूसरे भी महफूज रहें। तो इस पे आप लोग आपका क्या काम कर रहे हैं? इसमें मैं ये सर अफवाह है कि ये 2 स्ट्रोक रक्षा था, मुशर्रफ के दौर में ये बंद होने का आर्डर आ गया था कि भाई 2 स्ट्रोक रक्षा बंद किया जाए और CNG दिया जाए। अच्छा उसमें फिर हमने एक इशू आवाज़ उठाई, आगे सेक्रेटरी आके लाहौर से बात की हमारी। हमने कहा जी आपका असल इशू क्या है? उन्होंने कही 2 चीजें हैं, एक ये शोर खत्म हो जाए, ये पुराना अच्छा उसका शोर बना है, उसका शोर होता है, फिर धुआं बहुत ज्यादा धुआं होता है। हाँ। हमने कहा अगर इसमें दोनों चीजें अगर खत्म हो जाए फिर आपका कोई और इतराज है? फैक्ट्री आगे ने कहा जी मैं कोई इतराज नहीं, आप ये धुआं और ये शोर खत्म कर दें। हमने इसके अंदर 2 स्ट्रोक इंजन बनाया गया, बना के जो अंदर रखा और सेक्रेटरी आरटी को बुलाया, गाड़ी स्टार्ट खड़ी कर दी। तो सेक्रेटरी आरटी लाहौर वाले को बुलाया, पंजाब वाले को। हमने कहा जी देखो जी ये, वो कहता अच्छा स्टार्ट तो करो। हमने कहा ये स्टार्ट है। उसने कहा ये तो कार से भी है, मुझसे हाथ लगाया तो हाथ लगाने से कहने के आप ये इससे तैयार कर लें, हमें कोई मंजूर, हम आपको इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। धुआं भी खत्म हो गया, धुआं भी खत्म, जब 4 स्ट्रोक इंजन रखा गया धुआं आप खत्म हो गया, आवाज़ भी खत्म हो गई। फिर हमने थोड़े दिनों बाद उनके सब क्या कहा, हमने कहा आप गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दें, ये गरीब रिक्शा ड्राइवर जो है ये इंजन नहीं रखवा सकते, तो क्योंकि ये पुराना इंजन से खरीदा जाए, लिया जाए, उसके बदले आप नवा दें, जो पैसे आपके फालतू हैं वो अपना लगा के किस्त से वसूल कर लें। चलो जी वो भी सब्सिडी मंजूर होगी, यानी उसमें कुछ 2 करोड़ एक तरफ यानी कि मंजूर हुआ था। वो फिर कुछ हम ढीले पड़ गए, कुछ MPMNO का ये हो गया जी हमें दिया जाए। हमने कहा फिर हम नहीं देते हुए लेंगे आप भी नहीं, फिर वो वहीं कहीं टॉप हो गया था। अब तो 2 स्ट्रोक रक्षा है, वैसे मेरे ख्याल है कि 100 में से 5 होंगे। तो वो चलिए जी आपकी जो मुतालबात हैं वो मेरा ख्याल में हमारे जो जितने भी हम समझ रहे हैं कि हमारे निगरान देख रहे हैं उन तक आपकी ये बात पहुंच भी गई होगी, बहुत सारे लोग भी आपको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। उसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जिस तरह हम सियासत पे बात कर रहे थे, फिर हम सहाफ़त के हवाले से जानना चाहेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान सहाफ़त को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो एक होता है ना कि एक चार्म भी नज़र आ रहा होता है। अभी हम मीडिया की लाइफ को देखते हैं तो बहुत दूर से लोग कहते हैं कि यार मीडिया की लाइफ बड़ी अच्छी है, सहाफ़ी बनना एक हर, मैं समझती हूँ आजकल जिस तरह सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बड़ा एक इंटरेस्ट भी पैदा हुआ कि जी हर बंदे को शौक हुआ एक माइक लें। कुछ लोग रोड पे निकले, कुछ लोगों ने स्टूडियोज भी बना लिए अपने। क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे नौजवानों को, क्या मशवरा देंगे सहाफ़त से रिलेटेड? पहले जैसे बात हुई थी कि सोच समझ के आए, और वैसे ना एक साफ़ी ना वो मेरा ख्याल है एक फैमिली में ना पैदा हो जाता है, खुद ही पता लग जाता है ये साफ़ी बनेगा ये बड़ा हो गया सहाफ़ी बनेगा और कोई कहते हैं ना जब बच्चे को ये वकील बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इसको ये एक सहाफ़ी बनेगा, सही, तो वो पता लग जाता है भी उसकी है। आगे फिर जब वो तालीम लेता है, चीज़ें देखता है, मुतासर होता है लोगों से, इर्द गिर्द के माहौल से मुतासर होता है, मुल्की हालात से मुतासर होता है, तो उस हिसाब से फिर वो अपने फैसले जो है ना वो करता होता है। मेरा तो जो इस सहाफ़त में आने वाले ख्वाहिशमंद लोग हैं उनको यही मशवरा है कि देखभाल के सोच समझ के फैसला करें
2-3 चीज़ों को ज़हन में रखें। एक कि कुर्बानी यही कुर्बानी है इसमें, वो फैमिली का वक्त तो आपकी जो प्रोफेशनल टाइमिंग है वो हो, और आपकी जो सोशल लाइफ है उसको भी ज़हन में रखें, और साथ मईशत को भी ध्यान में रखेंगे। इतना अच्छे माहौल नहीं मिलेगा आपको, इतना अच्छा हालात नहीं है आजकल। हाँ, आप अगर मुल्तान में, साउथ पंजाब में बैठे हैं तो हालात मुख्तलिफ हैं। यही है, आप अगर लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, कराची बैठे हैं तो चीज़ें डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो वहाँ फिर पेज पैकेज भी बहुत अच्छे हैं, बाकी चीज़ें भी, हालात भी बेहतर है। तो जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अभी हम बात करें सोशल मीडिया की, जिस तरह मैंने बात की, सोशल मीडिया आया और सोशल मीडिया में तमाम लोग जो हैं, अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना उनको कि हाँ जी हम अपनी बात यहाँ पे कह सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो रोड पे लोग निकले हुए, नौजवान हमारे निकले हुए, क्या आप उनको कहें कि वो सहाफ़ी, ऐसे करने से सहाफ़ी बन जाते हैं? नहीं, यकीनी बात है, ऐसे करने से सहाफ़ी तो नहीं बनते। आप देखिए, ये एक मीडियम, एक अलग मीडियम है। जैसे एक रेडियो होता था, रेडियो पाकिस्तान होता था, फिर टेलीविज़न, फिर प्रिंट मीडिया ने अपनी एक जगह बनाई, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसमें एक बूम है, वो चल रहा है अच्छा। और सोशल मीडिया भी एक है तो इसी की, जर्नलिज्म की ही एक शाख आप कह सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं है बिल्कुल। और इसकी बुनियाद पे मेरा तो ख्याल है शुरू करने से पहले आपको बेसिक्स ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये है तो बहरहाल सोशल मीडिया का जो ताल्लुक है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जर्नलिज्म से है। तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए, कुछ बुनियादी असूल चीज़ें हैं वो आपके नॉलेज में होनी चाहिए, इल्म में होनी चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से कुछ जब काम करेंगे वो ज़्यादा बेहतर लगेगा, वो ज़्यादा प्योर नज़र आएगा। इस तरह जैसे हम देखते हैं लोग देहात में, हमारे शहरों में, वो कैमरा भी मोबाइल और एक वो लेके, लोगो लेके जो है वो निकलते हैं और बात करते हैं मुख्तलिफ अपने हिसाब से, अपने अंदाज में, अपने उसको दिलचस्प बनाने के लिए, उनको मालूमाती बनाने के लिए। लेकिन वो चीज़, वो टारगेट वो नहीं हासिल कर सकते जब तक वो कोई किसी न किसी को उस्ताद बनाए, किताब की शक्ल में बनाए, या किसी पर्सनैलिटी को बनाए, उससे सीखें, कुछ फिजिकली कुछ करें, उसके बाद जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही। अच्छा, अभी जब हम सहाफ़ियों की बात करते हैं तो आजकल जिस तरह सहाफ़ियों को हम देखते हैं या वो बात करते हैं, हम तो वैसे कहते हैं कि सहाफ़त में आज़ादी है, लेकिन आप समझते हैं उस तरीके से आज़ादी है? बिल्कुल। क्या सच बोलने की हमें आज़ादी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं से मेरा ये ख्याल है कि हमें सहाफ़त में आज़ादी उस तरह नहीं है इज़हार राय की जिस तरह लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कुछ पीछे से चल रही होती हैं, कुछ कान में बोल रहे होते हैं लोग, कुछ वैसे हिदायत आ रही होती हैं, ये चलना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये चीज़ें तो हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल तो हैं। लेकिन इसी के अंदर रह के आप अपना पैगाम किसी न किसी शक्ल में ज़रूर दे सकते हैं। सहाफ़त का एक ये भी फ़ायदा, इंजीनियर वो पैगाम नहीं दे सकता, एक डॉक्टर नहीं दे सकता, एक सहाफ़ी दे सकता है कि हाँ ये मामलात ऐसे हैं, उसने इजहार नहीं करना, लेकिन उसी में से रास्ता निकालना है कि हाँ भी ये एक अच्छी एक बात है, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो वो कर सकता है, उसको शक्ल कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन आज़ादी, इजहार राय का वो लेवल नहीं है जो हम सोचते हैं, समझते हैं वैसे। अच्छा, कुछ टाइम से हमने देखा सहाफ़ियों को जाहिर सी बात है थ्रेट्स का भी सामना रहता है, बहुत सारे मामलात और होते हैं, चीज़ों जिस तरह हमारी ये पीछे करंट हम चलेंगे, हमारी जो सिचुएशन रही उसमें आप क्या समझते हैं सहाफ़ियों के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से? अच्छा, ये जो पहले ना ये जो थ्रेट लेवल है ना, इसको ज़रा डिफाइन करना। इसके दो जुज़्व हैं। एक जुज़्व ये है जिसमें आप प्रोफेशनली जब कोई काम करते हैं तो कोई मकामी इदारा, कोई इनफरादी शख्सियत मुतासिर होती है, कोई पॉलिटिशियन, कोई अच्छा बंदा नहीं है जो माशरे के लिए, तो उसकी निशानदेही होती है, वो आपका मुखालिफ हो जाता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब कोई बड़ा सरकारी इदारा, कोई रियासत आपके खिलाफ, किसी सहाफ़ी के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तो वो उसके लिए बड़ी मुश्किल, और वो उसकी जो प्रेशर्स होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। उसको डील करना भी एक आम बंदे का काम नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे जर्नलिज्म की, जिस तरह हमने यहाँ पर कि पहले सहाफ़ी जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा, अभी क्या समझते हैं कुछ चीज़ें जो है आसान भी हुई हैं, टेक्नोलॉजी भी जैसे आई है, एडवांस हुई है? मेरा ख्याल है सहाफ़त में लेग वर्क बहुत बढ़ गया है। पहले इस तरह भाग दौड़ नहीं होती थी, इस तरह के मामला नहीं होते कि एक वाक़या हुआ है, आप
ने इजीली वहाँ एक कैमरामैन अपना फोटोग्राफर उस टाइम फोटोग्राफर भेज दिया और बाकी चीज़ें आप अच्छा कि मैं आ रहा हूँ, मैं कुछ ये मालूमात बुनियादी ले लूँ, उसके मुताबिक फिर वहाँ पहुँच के फिर उसको जैसे एक वाक़या हुआ उसको कवर करने का ये एक तरीका होता था कि पहले निकलने से पहले, दफ्तर से निकलने से पहले कुछ बुनियादी मालूमात ले, क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ, किस तरह हुआ, किस तरह नौयत थोड़ी सी क्या वो समझ आई थी। फिर जब आप मौके पे जाते तो बहुत चीज़ें जो ना आपको शफाफ नज़र आती है। फिर एंगलिंग शुरू हो जाती है, अभी ये वाक़या हुआ तो इसके पीछे माजी क्या था, इसका आगे इसके असरात किस तरह के होंगे, ये चीज़ें सारी देख। अब जो जिद्दत आई है सहाफ़त में उसमें है कि भाग फौरी शुरू हो गई है, दौड़ और भाग दोनों इकट्ठे शुरू हो जाती है एकदम, और आपको ये पता लग जाता है भी वहाँ एक वाक़या हुआ है, ये नहीं पता होता कि भी एग्जैक्ट कौन सा प्लेस है, नौयत क्या है उसकी, और उसके इफेक्ट्स फॉर क्या हुए हैं। लेकिन अब वहाँ आप मौके पे जाते हैं, मालूमात लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, तब तक आप जो चीज़ दे रहे होते हैं लोगों को वो उसका वो मेयार नहीं होता, उसका वो नहीं बन सकता उसका वो मेयार, और ना ऐसा हो सकता है। हाँ, तजर्बे की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे कि भी हाँ ये एक वाक़या होता है, किस नौयत का हो सकता है। जिसने अगर अल्लाह माफ़ करे ऐसा कभी ना कोई अच्छा कोई वाक़या नहीं हुआ कोई मुल्तान शहर में या इर्द गिर्द में जहीं कहीं भी, तो अगर एक रिपोर्टर वो वाक़या पहली दफ़ा रिपोर्ट कर रहा है तो वो बड़ा मुख्तलिफ होगा उसके लिए, वो बहुत सारी गलतियाँ करेगा उसमें, ठीक है। उसको अगर थोड़ी सी हिदायत हो साथ, उसको पता हो थोड़ा सा, या हिदायत करने वाला साथ हो, तो वो उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको देख सकता है, उसको समझ सकता है, और उसको पेशकश भी उसकी अच्छी होगी। अच्छा, अभी जो आपकी जो जर्नी रही, आपने जब रिपोर्टिंग स्टार्ट की तो उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आई? सबसे पहले जो मुश्किल थी बड़ी वो कम्युनिकेशन की थी। ठीक है। कि आपने जाके किसी सरकारी इदारे में आपको कुछ बताया गया कि असाइन किया गया कि आपने एक सरकारी इदारे में किसी भी उसमें जाना है, तो वहाँ आपने कोई खबर निकालनी है। अब बताने वाले या दफ्तर से आपको बस यही हिदायत होती है, खबर देनी है आपने। हाँ। आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सी खबर देनी है, उसकी क्या नौयत होगी और उसके असरात क्या होंगे। और ख़ास तौर पे ये कि जब आप खबर लेने जाएंगे तो आपने किससे लेनी है, किससे बात करनी है। तो वो जो एक था वो शुरू में एक ये दिक्कत थी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ लाजिमत ये चीज़ें बेहतर होती। लेकिन आज के जो जैसे मेरे पास जो लोग काम करते हैं तो मैं उनको बताता भी हूँ और ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़लाँ से जाएंगे तो फ़लाँ से ये चीज़ निकलेगी, और ये शोबा जो है ना उसका ये ज़ैली शोबा है, उसका ये अफसर वहाँ बैठा हुआ है, उससे बात करो, ये चीज़ आपको वहाँ से क्लियर होगी। तो ये इस चीज़ की उस टाइम कमी थी। अच्छा, आप मुख्तलिफ चैनल्स आ गए, एकदम से कंपटीशन भी बढ़ गया। अच्छा, रिपोर्टिंग करना एक मैं समझती हूँ एक मुख्तलिफ और एक मुश्किल टास्क भी बन गया कि जाहिर सी बात है आपने उनके साथ अपने कोई भी इस तरह का वाकया हुआ है या कोई भी अपने न्यूज़ है वो आपने फ़ौरन से पहले खुद ब्रेक करनी होती है। तो ये भी चीज़ें हमारी जो है सहाफ़त में ये भी चीज़ें चल रही होती हैं। इस हवाले से भी इनसे जानूंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, मैं जानना चाह रही थी कि इस टाइम जो है मुख्तलिफ चैनल्स भी हैं और रिपोर्टिंग करना और ख़बर सबसे पहले ब्रेक करना कितना मुश्किल हो गया? काफ़ी मुश्किल हो गया है। हम जैसे साथियों के लिए ज़्यादा इसलिए मुश्किल हो गया कि हम चाहते हैं कि ख़बर जो जा रही है बेशक वो थोड़ी लेट हो जाए, ताख़ीर से हो जाए, लेकिन जाए वो जो एग्जैक्ट जिसमें कोई लकूनत ना हो, जिसमें कोई मसाइल इस तरह के ना हो कि बाद में आपके उस पर आपको वजाहत देनी मुश्किल हो जाए। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ब्रेकिंग के चक्कर में अपनी टांग ना ब्रेक करवा लें। अच्छा, फैमिली तो जाहिर सी बात है, आपका तो क्राइम करा, तो फैमिली का रद्द अमल था, थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानते हैं, किस तरह से फिर लेके चले? मैंने आपको बताया कि शुरू में कि मेरी जो फैमिली का ताल्लुक है वैसे ही वो तो चले उनको सबको बीवी बच्चे अंदाजा था कि भाई ये इसी तरह की मिलती जुलती लाइफ हमें मिलेगी, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सबने ताउन किया। अच्छा। और अच्छे अंदाज में चले। आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों को, उनमें से किसी को इंटरेस्ट है सहाफ़त में आने का, आपको देख के फॉलो करते हुए? जी बिल्कुल है। बिल्कुल सब बच्चे का शौक भी है और उनका वो भी है, लेकिन वो जब
कुछ चीज़ें देखी हैं तो एक दो बच्चे तो साइड पे हो गए हैं। अच्छा। दो ने कुछ अपना उनकी आजकल आईटी में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ना, तो वो आईटी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। वो उनकी सहाफत में दिलचस्पी जरूर है कि वो देखते हैं, वो बाप बेसिकली हीरो होता है ना बच्चों हाँ के लिए। वही ना, मैं कहती हूँ बच्चे देखते हैं, बच्चों में यार हमारे वालिद जो हैं वो इस तरह का काम करें तो हमें भी आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी मतलब करंट सिचुएशन को देखते हुए पीछे हट गए? नहीं, करंट सिचुएशन नहीं, वो वैसे ही एक बदलता है ना बच्चों का जहन भी ना। मतलब आपका खुद का था कि बच्चों को भी कि किसी बच्चे को तो आना चाहिए? मुझे बिल्कुल बल्कि खुशी होती है अगर कोई आता तो क्योंकि एक रिवायत भी एक चल रही है पुरानी, एक सिलसिला चल रहा है, तो अगर कोई उसको कैरी ऑन करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। सही। अच्छा, अभी बहुत सारे नौजवान सहाफ़ी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कैसा काम कर रहे हैं आप, उनसे कितना सेटिस्फाई हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवान जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक मुझे इख्तलाफ ये है कि ख़ास तौर पे जो आजकल कल का जो प्रिंट मीडिया चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा वो है कि वो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी पे ना वो उसके ज़्यादा कुछ खोल रहे हैं पेजेस, गैर ज़रूरी अल्फाज, गैर ज़रूरी चीज़ें, वो कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं। उसके पीछे उनकी अपनी पॉलिसियाँ, अपनी चीज़ें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सहाफ़त का मेयार ये नहीं रहा, कभी भी हमने इस तरह नहीं देखा जो आजकल हम देख रहे हैं। तो आप समझते हैं कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी हटके हैं, डिफरेंट, ज़्यादा ही डिफरेंट हो गई हैं, जो नहीं होनी चाहिए। नहीं, हाँ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मुनासिब नहीं। अच्छा, ये किसी को भी नहीं मेरे ख्याल में कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर इतनी खोज लगाएंगे। मतलब आप ठीक है, आप चीज़ें दे रहे हैं या आप कोई खबर ब्रेक करना चाहते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करना। वो शायद लगता है कि वो सिर्फ मकसद ये नहीं है खोज लगाना, मकसद कुछ और भी है, कुछ और भी मकासद हैं शायद, इसलिए वो एक चीज़, एक खबर है, उसको बार बार दोहराया जाता है एक ही एंगल में, तो उसके मकासद की सिर्फ ये नहीं होता, कुछ और भी। अच्छा, अगर आप सहाफ़ी ना होते तो फिर क्या होते? सहाफ़त को ज्वाइन ना करते फिर क्या प्लान है? फिर शायद मैं क्रिकेटर होता। अच्छा, उसमें शौक, खेलने का शौक? जी बिल्कुल। बचपन से लेकर जो नौजवानी तक तो क्रिकेट खेलते रह गए, हर नौजवान। अब भी खेलते हैं? नहीं, अब बहुत अरसा हो गया, 8-10 साल तो हो गया। क्रिकेट की तरफ देखते जरूर हैं, दिलचस्पी से देखते हैं, लेकिन उस तरह नहीं खेल पाते। उस तरह से नहीं खेल पाते। अच्छा, जाहिर सी बात है, जितने भी पुराने आपके जो सहाफ़त में आपके दोस्त रहे, उनके साथ आज भी जो है उठना बैठना, मिलना जुलना रहता है या नहीं? जी बिल्कुल, सबके साथ। हमारा एक यहाँ अखबार शुरू हुआ था, बाज़ाब्ता एक कौमी अखबार शुरू हुआ था 1997 में। तो उसका जो पहला बैच है वो अब मुख्तलिफ ओहदों पे है, मुख्तलिफ चैनल्स में है, अखबारात में है। तो वो तो कभी भी नहीं भूल सकते आपको। वो ऐसे ही होता है जैसे आप जब एक स्कूल शुरू करते हैं तो आप शुरू में जो दोस्त बनाते हैं पहले, हाँ। उसमें तो वो कभी जो ना आप उनसे ना जान छुड़वा सकते हैं ना वो छोड़ते हैं जान। तो वो चलता रहता है, वो सिलसिला। वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। और ख़ास तौर पे वो वक्त जब आप एक तरह के करियर का आगाज़ कर रहे होते हैं, तो हाँ। वो तो नहीं, उनसे तो नहीं। आप कोई ऐसा वाक़या जो आपको आज तक याद हो, जो आपकी ज़िंदगी का समझते हो कि यार ये मैंने जब अपना ये सहाफ़त का आगाज़ किया, और आपको जो यादें होती हैं बड़ी, वो आपकी बड़ी खालिस यादें होती हैं जो आप अक्सर औकात जो है अकेले बैठे हों या दोस्तों के साथ बैठे हों तो आप लाजमी याद रखते हैं? इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात हैं दोस्तों के दरमियान बैठे हुए। तो जैसे एक था, सब दोस्त जो है वो इकट्ठे होके एक जगह गए थे, फोर्ट मनरो। एक ही गाड़ी में इकट्ठे होके सारे हो गए थे। तो उस टाइम जो फोर्ट मनरो का जो सड़कें थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, सिंगल रोड थे, और आते हुए जहाँ आप जा रहे हैं तो ऊपर से बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं सामने आप। तो एक साफ़ी जो होता है वो कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर करता है जो उसके लिए दिलचस्पी का सबब बनती है। हमारे कोलीग ने कहा, यार अगर हम यहाँ नीचे गिर गई थी तो हमारा तो शदीद जख्मी होने का भी इम्कान नहीं है। उस फिक्र को हम अब तक याद करते हैं उसको। और ये जाहिर सी बात है, ये छोटी छोटी यादें होती हैं जो इंसान की हमेशा साथ रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और कुछ आपके से जो है वो आपकी यादें भी ताज़ा की, सहाफ़त से रिलेटेड भी बातें। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? खुश रहें, आबाद रहें, और पुराने दोस्तों से ताल्लुक़ जो है वो जोड़ें, तोड़े नहीं। मेरा सब दोस्तों को ये कहना है।
बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।